यहाँ पर हम मशीन के 100 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। सिर्फ कॉन्सेप्ट देखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई जनरेटर दिया हुआ है। जनरेटर के अंदर आपको क्या दे देगा? जनरेटर का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। जो जनरेटेड ईएमएफ है वो होगा Eg इक्वल टू वी प्लस आई ए आर ए। मोटर के लिए होता है बैक ईएमएफ का फार्मूला ए बी इक्वल टू बी माइनस आई ए आर ए। तो यहाँ पर आपको जैसे कि पावर दे देगा, यानी आई ए आर ए का मल्टीप्लाई दे देगा आपको 4000, और इसमें से आपने क्या कर ली, आई ए यानी आर्मेचर करंट निकाल ली। आर्मेचर करंट निकालने के बाद में आप यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज आपको दे देगा, जनरेटर वोल्टेज आप निकाल सकते हैं। दूसरा है कि जनरेटर के लिए जो Eg है, जनरेटेड ईएमएफ जेड फाई एन पी डिवाइड बाई 60 हो सकता है। अगर ये जेड पी डिवाइड बाई 60 है तो हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि ये जेड होता है नंबर ऑफ कंडक्टर, पी होता है नंबर ऑफ पोल, और ए होता है हमारा लेप बाइंडिंग है तो ए इक्वल टू पी होता है, और वेब बाइंडिंग है तो ए इक्वल टू 2 होता है। उसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेते हैं। लेकिन मोटर के लिए अगर हम बात करें, मोटर के लिए फार्मूला क्या है? जेड फाई एन पी डिवाइड बाई 60 ए। तो मोटर के लिए भी जेड पी डिवाइड बाई 60 ए कॉन्स्टेंट है। लेकिन अगर मोटर और जनरेटर का रेशियो अगर पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे? रेशियो जैसे N1 टर्न निकालना है तो N1 टर्न यहाँ से निकाल सकते हैं हम। N1 टर्न Eg हमने यहाँ से निकाल लिया था, तो ये हो जाएगा B प्लस आई ए आर ए डिवाइड बाई फाई, क्योंकि फाई हमारा कांस्टेंट नहीं है तो फाई। इसी तरीके से मोटर के लिए हो जाएगा B माइनस के आई ए आर ए डिवाइड बाई फाई। अब फाई में भी अगर क्वेश्चन में दे देता है कि हमारा मोटर की केस में जो फ्लक्स है वो 15% बढ़ जाता है, तो हम कर देंगे 1 इंटू यानी 5 इंटू 1.5 यानी 15% बढ़ गया। इस तरीके से निकाल करके हम रेशो निकाल सकते हैं। अब हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम निकालते हैं जेड फाई एन पी डिवाइड बाई 60 ए इक्वल टू पी, हमारा इस कौन सी कंडीशन में है? ये लेफ्ट बाइंडिंग अगर दिया हुआ है जनरेटर मोटर तो उस कंडीशन में है। अगर वेव बाइंडिंग दिया हुआ है तो वेव बाइंडिंग की कंडीशन में ए इक्वल टू 2 होगा। लेफ्ट बाइंडिंग कंडीशन में ए इक्वल टू पी होता है, वेव बाइंडिंग कंडीशन में ए इक्वल टू 2 होता है। ये हमें ध्यान रखना है। तो जेड फाई एन पी डिवाइड बाई 120 हो जाएगा, जेड फाई एन पी डिवाइड बाई 120। तो ये हो जाएगा किसी कंडीशन में जब वेव बाउंड जनरेटर दिया होगा, और लेप बाउंड जनरेटर दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा? जेड फाई एन पी डिवाइड बाई 60 ए। अब ए इक्वल टू पी होता है तो ए से ए कट जाएगा, तो ये हो जाएगा जेड फाई एन डिवाइड बाई 60 ए। किसकी कंडीशन में? जब लेप बाउंड जनरेटर दिया हुआ है। नेक्स्ट हम देखें कि मान लीजिए हमें दे रखा है डीसी पावर ट्रांसमिशन। तो डीसी पावर ट्रांसमिशन में क्या होता है? डीसी पावर ट्रांसमिशन में इंजेक्ट और ऐड सर्टेन वोल्टेज टू सप्लाई टू कंपनसेट वोल्टेज इन द ट्रांसमिशन फीडर। तो यहाँ पर जो बूस्टर काम लेते हैं, बूस्टर किस लिए काम लेते हैं? जो बूस्टर काम करता है डीसी पावर ट्रांसमिशन लाइन में, वो या तो इंजेक्ट करेगा वोल्टेज या ऐड करता है कुछ वोल्टेज सप्लाई में। किसके लिए ऐड करता है? ताकि जो ट्रांसमिशन फीडर का वोल्टेज है उसको कंपनसेट कर सके। तो ये फीडर का काम है, जो बूस्टर होता है उसका काम है। तो डीसी जनरेटर है, बूस्टर के रूप में हम यूज करते हैं, यानी डीसी ट्रांसमिशन में बूस्टर के रूप में हम डीसी जनरेटर का यूज करते हैं। और जो बूस्टर है ये क्या होता है? लो वोल्टेज एंड हाई करंट जनरेटर होता है। लो वोल्टेज और हाई करंट मतलब कि वेव बाउंड जनरेटर होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो बूस्टर है, डीसी सीरीज जनरेटर है, वो भी हमारा बूस्टर की तरह काम करता है। क्योंकि क्या होता है डीसी सीरीज जनरेटर के अंदर? डीसी सीरीज जनरेटर के अंदर ये ऐड होता है, विच ऐड इन सीरीज विद द लाइन एंड कंपेंसेट वोल्टेज ड्रॉप। जो क्या करता है, डीसी सीरीज जनरेटर है वो बूस्टर की तरह काम करता है। वो आर्मेचर की सीरीज में जुड़ेगा और उसकी वजह से ये वोल्टेज ड्रॉप को कंपनसेट कर देता है। इट इज़ ए लो वोल्टेज एंड हाई करंट डिवाइस। और ये जो है डीसी सीरीज जनरेटर लो वोल्टेज और हाई करंट डिवाइस है। इसका मतलब डीसी सीरीज जनरेटर है उसमें लेप बाइंडिंग हम काम लेते हैं, लेप बाइंडिंग में लो वोल्टेज हाई करंट होता है। तो लो वोल्टेज एंड हाई करंट है डिवाइस है, और इट इज़ यूज्ड इन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। और जो हम डीसी सीरीज जनरेटर यूज करते हैं वो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखें, जैसे जो डीसी मशीन है
डीसी मशीन में एक तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है, एक शंट फील्ड वाइंडिंग होती है। तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग दोनों का प्रोसीड्यूर क्या है, दोनों यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगी मैग्नेटिक फ्लक्स अगर सेम डायरेक्शन में। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग डीसी मशीन में अगर दोनों मैग्नेटिक फ्लक्स सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस करती हैं तो क्या होगा, इसकी वजह से एयर गैप फ्लक्स है, एयर गैप फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा और उसकी वजह से लोड के साथ में एयर गैप फ्लक्स भी इंक्रीज होता है। तो डीसी मशीन में सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग दोनों सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करती हैं, इस वजह से लोड के साथ में एयर गैप फ्लक्स हमारा इंक्रीज होता है। दूसरा होता है कॉम्युलेटिव कंपाउंड। कॉम्युलेटिव कंपाउंड जो मशीन होती है, कॉम्युलेटिव कंपाउंड में सीरीज और शंट फील्ड वाइंडिंग है, दोनों सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है और सीरीज और शंट फील्ड वाइंडिंग है वो एडिंग नेचर की भी होती है कॉम्युलेटिव कंपाउंड में। तो उसमें क्या है, सेम करंट फ्लो होती है, यहाँ पर सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस कर रही हैं। और जो कॉम्युलेटिव कंपाउंड है वहाँ पर शंट फील्ड वाइंडिंग और सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, दोनों सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है, इसकी वजह से सीरीज एंड शंट में फील्ड एडिंग नेचर का होता है। जनरेटर के लिए बात करें, जनरेटर के लिए हमारा फार्मूला है E=B+IaRa। मोटर के लिए फार्मूला है बैक ईएमएफ B-IaRa। तो इसके अकॉर्डिंग भी हम निकाल सकते हैं, अगर रेशियो हमसे पूछा जाए, बैक ईएमएफ और जनरेटर का वोल्टेज का रेशियो पूछा जाए तो वो भी हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में जैसे MHD जो जनरेटर होता है, MHD जनरेटर है आल्सो कॉल्ड डायरेक्ट एनर्जी जनरेटर। तो MHD जनरेटर को हम डायरेक्ट एनर्जी जनरेटर भी कहते हैं। मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक जनरेटर कन्वर्ट डायरेक्ट हीट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, यानी डायरेक्ट हीट को अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना है तो कौन सा जनरेटर हम यूज करते हैं, मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक जनरेटर यूज करते हैं, जिसको हम डायरेक्ट एनर्जी जनरेटर या MHD जनरेटर भी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखें इन शंट जनरेटर। इन शंट जनरेटर इंटरपोल वाइंडिंग कैरीज आर्मेचर। शंट जनरेटर में इंटरपोल वाइंडिंग है, उनमें आर्मेचर करंट फ्लो होता है। इंटरपोल वाइंडिंग कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर वाइंडिंग। इंटरपोल वाइंडिंग को आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। इट्स मेन वर्क इज कंपनसेट डिस्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड फ्लक्स ड्यू टू आर्मेचर प्रोड्यूस फ्लक्स, यानी कि आर्मेचर की फ्लक्स के प्रोड्यूस होने की वजह से क्या करना है, फील्ड फ्लक्स को डिस्ट्रीब्यूशन करना इसका मेन काम है। जो इंटरपोल वाइंडिंग है उसका काम क्या है, इसका काम है कि आर्मेचर फ्लक्स की वजह से जो फील्ड फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको कंपनसेट करना एंड इस डिस्ट्रॉय आर्मेचर इफेक्ट, और ये आर्मेचर इफेक्ट को कम करती है, डिस्ट्रॉय करती है यानी ख़त्म करती है। नेक्स्ट हम देखें इन डीसी मशीन मैक्सिमम पावर डेवलप्ड कंडीशन क्या है। डीसी मशीन में मैक्सिमम पावर डेवलप्ड की कंडीशन है कि बैक ईएमएफ है वो इक्वल टू होना चाहिए B/2, यानी बैक ईएमएफ इक्वल टू सप्लाइड वोल्टेज डिवाइड बाई 2 होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखें कि क्या होता है, जूल पर सेकंड हमारा वाट होता है। अगर हमें आउटपुट पावर दे दे तो जनरेटर की एफिशिएंसी हम निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हैं, आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट इंटू 100। आउटपुट पावर हमें दे देगा डिवाइड बाई इनपुट पावर इंटू 100 से हम एफिशिएंसी जनरेटर की निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर डीसी शंट जनरेटर इफ़ फ्लक्स पर पोल कांस्टेंट। अगर डीसी शंट जनरेटर में फ्लक्स पर पोल कांस्टेंट है तो जनरेटर का ईएमएफ है वो डायरेक्ट स्पीड के प्रोपोर्शनल होगा। तो डायरेक्ट स्पीड के प्रोपोर्शनल करके अगर इनमें से कोई वेग क्वांटिटी पूछी है तो वो हम निकाल सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि डीसी शंट जनरेटर में फ्लक्स पर पोल अगर कांस्टेंट है तो जनरेटेड ईएमएफ है वो स्पीड के प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट है कि लैप बाइंडिंग है। लैप बाइंडिंग कहाँ पर सूटेबल है, मोस्ट सूटेबल फॉर लो वोल्टेज एंड हाई करंट। लैप बाइंडिंग मतलब लैप पैरेलल पाथ होते हैं, इसमें पैरेलल पाथ में ज़्यादा करंट हम, क्योंकि पैरेलल पाथ में अलग अलग करंट होती है, वोल्टेज सेम रहता है, इसका मतलब लो वोल्टेज एंड हाई करंट फॉर लैप बाइंडिंग मशीन। और इनमें A = B होगा।
और पैरेलल पाथ होने की वजह से हाई करंट वहन करने की इनके अंदर क्षमता होती है। वेव बाइंडिंग होगी वो हाई वोल्टेज और लो करंट की कंडीशन में प्रीफर की जाती है, यानी वहाँ पर उसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, इन केस ऑफ डीसी मशीन, इन केस ऑफ डीसी मशीन द एफिशिएंसी इज मैक्सिमम। तो डीसी मशीन के केस में एफिशिएंसी मैक्सिमम कम होगी जब कॉपर लॉसेज है आर्मेचर सर्किट में वो कांस्टेंट हो जाएंगे, यानी कॉपर लॉस आर्मेचर सर्किट में कांस्टेंट हो जाएंगे तो डीसी मशीन की एफिशिएंसी को हम मैक्सिमम कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में कि यॉक जो होती है डीसी मशीन की, यॉक इन लार्ज डीसी मशीन इज मेड ऑफ, यानी लार्ज डीसी मशीन में जो यॉक बनाई जाती है वो कास्ट सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है या फिर रोल्ड सिलिकॉन स्टील की यॉक लार्ज डीसी मशीन में बनाई जाती है। अगर स्मॉल मशीन है तो स्मॉल मशीन में जो यॉक बनाई जाती है वो कास्ट आयरन की बनाई जाती है, या फिर हम कह सकते हैं फैब्रिकेटेड स्टील की लार्ज मशीन में हम यॉक बना सकते हैं। अब हम देखते हैं फंक्शन क्या है कॉम्यूटेटर का, फंक्शन ऑफ कॉम्यूटेटर एंड डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर में जो जनरेट काम करेगा, जनरेट मतलब कि वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि जनरेट कर रहा है तो एसी जनरेट करेगा, उसको डीसी में कन्वर्ट करना है। तो जनरेटर में हम कॉम्यूटेटर का काम कह सकते हैं कि कॉम्यूटेटर का काम है जनरेटर में एसी को डीसी में बदलना, जबकि मोटर में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को लेती है मोटर, इसका मतलब डीसी सप्लाई से एसी में कन्वर्ट करना मोटर में काम है कन्वर्टर का, यानी कन्वर्टर मोटर के अंदर डीसी को एसी में बदलता है, और जो कन्वर्टर नहीं कॉम्यूटेटर डीसी मोटर के अंदर डीसी को एसी में बदलता है, और डीसी जनरेटर के अंदर वही कॉम्यूटेटर एसी को डीसी में बदलता है। नेक्स्ट हम देखें, इन केस ऑफ ए डीसी मशीन द वैल्यू ऑफ लोड करंट एट मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन में लोड करंट का वैल्यू क्या है, तो लोड करंट का वैल्यू होता है लोड करंट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कांस्टेंट लॉस डिवाइड बाई आर्मेचर रजिस्टेंस, यानी आई एल स्क्वायर आर ए इक्वल टू पी सी होता है। पी सी हमारा कांस्टेंट लॉसेज है, तो इसके अकॉर्डिंग हम आई एल की वैल्यू निकाल सकते हैं, पी सी डिवाइड बाई आर ए, इसका अंडर रूट निकाल देंगे तो कांस्टेंट लॉस डिवाइड बाई आर्मेचर रेजिस्टेंस, इसका अंडर रूट निकाल देते हैं तो वो हो जाती है लोड करंट, जो कि डीसी मशीन की मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन है। नेक्स्ट हम देखें कि शंट जनरेटर हमें दिया हुआ है, गिवन डीसी शंट जनरेटर। तो डीसी शंट जनरेटर की क्या पहचान है, शंट मतलब शंट में लगा दी हमने बाइंडिंग, ये शंट में लगा दी है बाइंडिंग, ये हमारा ईवी है, बैक ईएमएफ जनरेट करेगा आर्मेचर के अक्रॉस, ये कम्यूटेटर हम मान सकते हैं, ये आर्मेचर करंट फ्लो हो रही है, इधर हमारी शंट फील्ड बाइंडिंग में शंट करंट फ्लो होगी ISH, और इधर हमारी लोड करंट फ्लो होगी लोड में। तो हम कह सकते हैं वी EG की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर वोल्टेज होगा V, तो EG इक्वल टू जनरेटेड EMF कैसे निकालेंगे, V प्लस IARA, V प्लस IARA, यानी कि यहाँ जो EG होगा जनरेटेड EMF, V वोल्टेज होगा पूरा उस प्लस IARA, यानी यहाँ पर जो वोल्टेज होगा प्लस IARA, ये पूरा का जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा V, यानी EG जनरेटेड EMF V प्लस IARA। और IF की वैल्यू हम निकालें, IF फील्ड वाइंडिंग, यानी जनरेटर के शंट फील्ड वाइंडिंग लगी हुई है तो IF की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, B डिवाइड बाई RF से निकाल सकते हैं, या अगर शंट वाइंडिंग है तो B डिवाइड बाई RSS से निकाल सकते हैं। और आर्मेचर करंट की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, आर्मेचर करंट की वैल्यू फील्ड वाइंडिंग करंट की वैल्यू प्लस लोड करंट की वैल्यू, यानी आर्मेचर करंट इक्वल टू शंट फील्ड वाइंडिंग में करंट प्लस के लोड में जो करंट है, उन दोनों का हम समीशन कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखें, इन लार्ज मशीन फ्लैट कॉपर स्ट्रिप नॉन एज राइजर। तो लार्ज मशीन में जो फ्लैट कॉपर स्ट्रिप है उसको हम राइजर के नाम से जानते हैं। राइजर कॉम्यूटेटर पर लगे होते हैं। राइजर कहाँ पर लगे होते हैं, राइजर हमारे कॉम्यूटेटर पर लगे होते हैं। इन डीसी मशीन आयरन लॉस की बात करें, इन डीसी मशीन आयरन लॉस, डीसी मशीन में आयरन लॉस है वो किसकी वजह से होता है, हैं आयरन लॉस की वजह से। डीसी मशीन में आयरन लॉस की वजह से हीटिंग हो सकती है कोर के अंदर, लेस एफिशिएंसी होगी मशीन की आयरन लॉस की वजह से। राइज इन टेम्परेचर ऑफ वेंटिलेशन एयर, यानी वेंटिलेशन एयर है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, किसकी वजह से, आयरन लॉस की वजह से डीसी मशीन में। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर, जैसे कि आर्मेचर करंट है, आर्मेचर करंट एट स्टार्टिंग, आर्मेचर करंट को स्टार्टिंग में रिड्यूस कर सकते हैं, कैन बी रिड्यूस बाई कीपिंग दी RA मैक्सिमम, यानी आर्मेचर रेजिस्टेंस को मैक्सिमम रख करके हम आर्मेचर करंट को स्टार्टिंग में रिड्यूस कर सकते हैं।
और फील्ड रेजिस्टेंस है उसको मिनिमम रख करके, यानी आर्मेचर रेजिस्टेंस हमें मैक्सिमम रखना है, फील्ड रेजिस्टेंस हमें मिनिमम रखना है। इस तरीके से हम आर्मेचर करंट को स्टार्टिंग में रिड्यूस कर सकते हैं। जनरली क्या होता है, जनरली वैसे तो आर ए हम मिनिमम रखते हैं, आर एफ मैक्सिमम रखते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में अगर हमें आर्मेचर करंट को रिड्यूस करना है, इस वजह से हम आर ए को यानी आर्मेचर रेजिस्टेंस को मैक्सिमम रखेंगे और आर एफ को मिनिमम रखेंगे। और अगर हमारा डीसी मशीन अगर जनरेटर की तरह काम कर रहा है, अगर डीसी मशीन हमारा जनरेटर की तरह काम कर रहा है, तो हमें फील्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो हमेशा आर एफ जो है फील्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू है इज ऑलवेज क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस से कम होनी चाहिए। यानी फील्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस से कम होनी चाहिए अगर हम डीसी मशीन को एज ए जनरेटर काम ले रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा कि फील्ड वाइंडिंग है वो किस डिग्री पर हमें ड्रॉ करना चाहिए। फील्ड वाइंडिंग है अगर सिंगल फेज सिस्टम है तो 90 डिग्री पर हम फील्ड वाइंडिंग को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमारा 3 फेज सिस्टम है तो 360/3 यानी 120 डिग्री पर हम फील्ड वाइंडिंग को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर n फेज सिस्टम है तो 360/n यानी 4 फेज सिस्टम है तो 4 का भाग दे देंगे, 5 फेज सिस्टम है तो 5 का भाग दे देंगे। तो उस डिग्री पर हम फील्ड वाइंडिंग को ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें कि कंपेंसेटिंग वाइंडिंग है वो पोल शूज में लगाई जाती है। कंपेंसेटिंग वाइंडिंग इज प्लेस्ड इन पोल शूज और दिस वाइंडिंग यूज्ड इन लार्ज डीसी मशीन, यानी जो बड़ी डीसी मशीन होती है उनमें हम कंपेंसेटिंग वाइंड का यूज करते हैं। कहाँ पर, जहाँ पर वेयर लोड फ्लक्चुएशन इज लार्ज अमाउंट और नीड फॉर क्विक रिवर्सल, जहाँ पर लोड फ्लक्चुएशन है वो बहुत ज़्यादा होता है, लोड फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ पर जल्दी ही रिवर्सल की ज़रूरत होती है, यानी कि अप्स एंड डाउन चलता रहता है। क्विक रिवर्सल की जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर हम कंपेंसेटिंग वाइंडिंग यूज करते हैं बड़ी मशीनों के अंदर। और इसकी वजह से क्या होगा, दैट प्लेस दिस वाइंडिंग इज टू रिड्यूस क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, यानी कि आर्मेचर रिएक्शन का जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है उसको कम करने के लिए हम लार्ज डीसी मशीन में कंपेंसेटिंग वाइंडिंग यूज करते हैं जहाँ पर लार्ज फ्लक्चुएशन लोड का होता है और जहाँ पर क्विक रिवर्सल की डिमांड होती है। नेक्स्ट है इन डीसी सीरीज जनरेटर द टर्मिनल वोल्टेज विथ इंक्रीज इन लोड। तो डीसी सीरीज जनरेटर में जगह हम लोड को इंक्रीज करते हैं तो टर्मिनल वोल्टेज भी इंक्रीज रहता है। तो इन डीसी सीरीज जनरेटर द टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीज टू रेटेड वोल्टेज, यानी पहले टर्मिनल वोल्टेज पहले रेटेड वोल्टेज तक इंक्रीज करेगा और उसके बाद में एंड विथ इंक्रीज इन लोड, और लोड के साथ में वो टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीज करेगा अगर डीसी सीरीज जनरेटर है तो। यानी डीसी सीरीज जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज है वो रेटेड वोल्टेज तक तो इंक्रीज करेगा और उसके बाद में इंक्रीज इन लोड, और उसके बाद में क्या होगा वो डिक्रीज हो सकता है। तो डीसी सीरीज जनरेटर के अंदर वोल्टेज रेगुलेशन है वो नेगेटिव होता है। दिस जनरेटर है पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन, यानी डीसी सीरीज जनरेटर का जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो सबसे कमज़ोर होता है, सबसे पुअरेस्ट इसी का होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डीसी शंट जनरेटर के बारे में। अब डीसी शंट जनरेटर है, डीसी शंट जनरेटर कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करता है, इस वजह से हम डीसी शंट जनरेटर का उपयोग बैटरी चार्जिंग में यूज करते हैं डीसी शंट जनरेटर का। नेक्स्ट हम देखें कि डीसी सीरीज जनरेटर है वो पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन होता है। डीसी सीरीज जनरेटर का नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन होता है। अगर हम लोड को इंक्रीज करते हैं, इफ़ लोड इंक्रीज देन टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीज, तो लोड को इंक्रीज करते हैं तो उसके साथ साथ टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीज होता है। कहाँ तक, टिल ए फिक्स्ड वैल्यू दैट इज कॉल्ड रेटेड वैल्यू, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज रेटेड वोल्टेज की वैल्यू तक इंक्रीज होगा लोड के साथ में, और उसके बाद में क्या होगा, आफ्टर दैट इट में डिक्रीज, और उसके बाद में ये डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है इंक्रीज दी वोल्टेज ऑफ डीसी जनरेटर बाय इंक्रीज दी रोटेशनल स्पीड, यानी डीसी जनरेटर में अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो रोटेशनल स्पीड को इंक्रीज करके भी हम इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि Z/NP/60 है। अगर n बढ़ेगा तो Eg भी बढ़ेगा, यानी कि डीसी सीरीज जनरेटर के अंदर हम वोल्टेज को इंक्रीज कर सकते हैं अगर रोटेशनल स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखें
कंसिडरेशन ऑफ पावर लॉस इज एसेंशियल फॉर ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो यानी पावर लॉस का कंसिडरेशन अगर हम कर रहे हैं फॉर ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी टेम्परेचर राइज होगा। अगर पावर लॉस ऑपरेटिंग कॉस्ट में हम कंसीडर कर रहे हैं तो इसकी वजह से टेम्परेचर राइज होगा, वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है। तो पावर लॉस क्यों ज़रूरी है, क्यों कंपलसरी है कंसीडर करना, क्योंकि पावर लॉस की वजह से ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाते हैं, इसलिए इसको कंसीडर करना कंपलसरी है। इन डीसी मशीन में जो टॉर्क है वो आर्मेचर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है। तो टॉर्क इक्वल टू के इंटू फाइव इंटू आई ए, यानी आर्मेचर करंट एंड फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होती है। फ्लक्स बढ़ेगा तो टॉर्क बढ़ेगी, आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो भी टॉर्क बढ़ेगा। नेक्स्ट हम देखें, परमानेंट मैग्नेट की बात करें। परमानेंट मैग्नेट एक्साइटेशन नॉन एज सेपरेट एक्साइटेशन। जो परमानेंट मैग्नेट का एक्साइटेशन है वो सेपरेट एक्साइटेशन के नाम से जाना जाता है। इट इज़ यूज्ड इन स्मॉल मशीन। तो परमानेंट मैग्नेट एक्साइटेशन है उसको सेपरेट एक्साइटेशन के नाम से जानते हैं और ये स्मॉल मशीन में यूज किया जाता है। परमानेंट मैग्नेट एक्साइटेशन मशीन डू नॉट यूज फ्लक्स कंट्रोल मेथड। तो परमानेंट मैग्नेट एक्साइटेशन मशीन में हमें फ्लक्स कंट्रोल मेथड को यूज नहीं करना है। नेक्स्ट हम देखें 34, द फंक्शन ऑफ इंटरपोल आर नलीफाई रिएक्टेंस वोल्टेज एंड रिड्यूस द क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। यानी जो इंटरपोल का काम है, इंटरपोल का क्या काम है, रिएक्टेंस वोल्टेज को नलीफाई करना, इसका काम है नलीफाई द रिएक्टेंस वोल्टेज। और का दूसरा काम क्या है, और कंपनसेट इंटरपोल वाइंडिंग कनेक्टेड टू सीरीज विद द आर्मेचर। क्योंकि आर्मेचर के सीरीज में हम कर सकते हैं कंपनसेटिंग इंटरपोल वाइंडिंग को सीरीज में करते हैं आर्मेचर के। इस वजह से ये जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है उसको वो रिड्यूस करती है। किसी भी जनरेटर में इंटरपोल की पोलरिटी रोटेशनल की दिशा में चलने पर मिलने वाले मेन पोल के समान होती है। यानी किसी भी जनरेटर में अगर हम इंटरपोल की पोजीशन देखते हैं, इंटरपोल की पोलरिटी देखते हैं, तो इंटरपोल की जो पोलरिटी है रोटेशनल की दिशा में जो चलते हैं हम, तो चलने पर जो मेन पोल मिलता है उसी के समान इंटरपोल की पोलरिटी होती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैकेनिकल वोल्टेज रेगुलेटर। जनरली हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, गवर्नर में हम यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल वोल्टेज रेगुलेटर जनरली फाइंड एप्लीकेशन इन गवर्नर। नेक्स्ट हम देखें चेंज द रोटेशन ऑफ डीसी शंट मोटर। अगर डीसी शंट मोटर की रोटेशन को अगर हम चेंज करते हैं, चेंज द रोटेशन ऑफ डीसी शंट मोटर वाई चेंज द फील्ड टर्मिनल। यानी डीसी शंट मोटर की स्पीड को हम किसके द्वारा चेंज कर सकते हैं, रोटेशन को किसके द्वारा चेंज कर सकते हैं, फील्ड टर्मिनल को चेंज करके कर सकते हैं, या फिर चेंज दी आर्मेचर टर्मिनल। या तो आर्मेचर टर्मिनल को हम चेंज कर दें तो भी डीसी शंट मोटर की जो रोटेशन है वो चेंज हो जाएगा, या फिर हम फील्ड टर्मिनल को चेंज कर दें तो भी यहाँ पर डीसी शंट मोटर का जो रोटेशन है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हम देखें डीसी मशीन वाइंडिंग आर फुल पिच्ड। डीसी मशीन की जो वाइंडिंग है वो फुल पिच्ड होती है एंड शॉर्ट पिच्ड। यानी डीसी मशीन की जो वाइंडिंग है वो फुल पिच भी हो सकती हैं, शॉर्ट पिच भी हो सकती हैं। तो स्पार्किंग प्रॉब्लम आर रिड्यूज बाई यूजिंग शॉर्ट पिच वाइंडिंग। अगर हम शॉर्ट पिच वाइंडिंग यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से जो स्पार्किंग की प्रॉब्लम है वो कम होगी। स्पार्किंग की जो प्रॉब्लम आती है डीसी मशीन में वो कम हो जाएगी अगर हम शॉर्ट पिच वाइंडिंग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखें द आर्मेचर वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल पावर सोर्स थ्रू द कम्यूटेटर ब्रूश सिस्टम। यानी कि कम्यूटेटर ब्रूश सिस्टम होता है तो जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसको हम एक्सटर्नल पावर सोर्स से कनेक्ट करते हैं।
अब एक्सटर्नल पावर सोर्स से डायरेक्ट तो हम आर्मेचर वाइंडिंग को कनेक्ट करते नहीं हैं, तो आर्मेचर वाइंडिंग को एक्सटर्नल पावर सोर्स से किसकी मदद से कनेक्ट किया जाता है? थ्रू दी कॉम्यूटेटर ब्रूश सिस्टम के द्वारा हम कनेक्ट करते हैं। तो डीसी मशीन के अंदर क्या होता है? डीसी मशीन जीएनए ऑलवेज एट क्वाड्रेचर एक्सिस। तो डीसी मशीन का जो जीएनए होता है वो क्या होता है? ऑलवेज क्वाड्रेचर एक्सिस पर होगा। और एमएनए है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रिजल्टेंट फ्लक्स। और जो एमएनए होता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, वो हमेशा रिजल्टेंट फ्लक्स के परपेंडिकुलर होता है। डीसी मशीन ब्रूश शिफ्ट डिपेंड ऑन आर्मेचर करंट वैल्यू। और जो डीसी मशीन का जो ब्रूश का शिफ्टिंग होता है वो आर्मेचर करंट की वैल्यू पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम देखें, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दी डीसी जनरेटर आर्मेचर वाइंडिंग इज एसी। यानी डीसी जनरेटर की आर्मेचर वाइंडिंग में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो एसी होता है। दिस एसी इज कन्वर्टेड टू डीसी। और इस एसी को हमें डीसी में कन्वर्ट करना होता है किसके द्वारा? बाई कॉम्यूटेटर। यानी हम कॉम्यूटेटर के द्वारा एसी को डीसी में बदलते हैं। और ईएमएफ प्रोड्यूस होता है जनरेटर के अंदर आर्मेचर वाइंडिंग में, वो डीसी जनरेटर में वो एसी होता है और उसको एसी को डीसी में कम्यूटेटर की मदद से बदला जाता है। फॉर ए डीसी मशीन शंट रेजिस्टेंस इज हाई, आर्मेचर रेजिस्टेंस इज लो। तो डीसी मशीन के अंदर शंट रेजिस्टेंस जो होता है वो हाई होता है, आर्मेचर रेजिस्टेंस है वो लो होता है। फॉर द डीसी जनरेटर शंट फील्ड रेजिस्टेंस ऑलवेज लेस देन द क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस। जो डीसी शंट जनरेटर होगा, डीसी जनरेटर जो होता है, डीसी जनरेटर के अंदर शंट फील्ड रेजिस्टेंस है वो हमेशा क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस से कम रखना है। अदरवाइज क्या होगा? डीसी जनरेटर के अंदर वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा। अगर हमारा शंट फील्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस से ज़्यादा हो जाती है तो डीसी जनरेटर के अंदर वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा। नेक्स्ट है, शंट फील्ड रेजिस्टेंस की जो एवरेज वैल्यू होती है वो 100 ओम होती है। आर्मेचर रेजिस्टेंस की जो एवरेज वैल्यू होती है जनरली हम यूज़ करते हैं वो करते हैं 0.5 से 1 ओम तक हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर इंटरपोल वाइंडिंग है। इंटरपोल वाइंडिंग क्या काम करती है? इंटरपोल वाइंडिंग इम्प्रूव द कम्यूटेशन ऑफ मशीन, यानी मशीन का कम्यूटेशन है उसको इम्प्रूव करेगी। एंड न्यूट्रलाइज द रिएक्टेंस वोल्टेज, और रिएक्टेंस वोल्टेज को ये न्यूट्रलाइज करती है। इंटरपोल वायर आर थिक एंड कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर। तो इंटरपोल के जो वायर होते हैं वो मोटे होते हैं और वो आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट किए जाते हैं, इसलिए इनका रेजिस्टेंस कम होता है क्योंकि एरिया बढ़ जाता है, मोटे होंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। इसलिए इंटरपोल वाइंडिंग के अंदर जो वायर यूज़ किए जाते हैं वो उसका रेजिस्टेंस कम होता है, यानी इंटरपोल वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम होता है। नेक्स्ट हम देखें कि अगर लैप बाइंडिंग हम यूज़ कर रहे हैं तो हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए लैप बाइंडिंग यूज़ करेंगे। लैप बाइंडिंग है यूज फॉर इक्वलाइजर रिंग। लैप बाइंडिंग है इक्वलाइजर जो रिंग है उनमें यूज़ की जाती है, यानी कि हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए। लैप मतलब कि यहाँ पर जो A इक्वल टू P होता है, पैरेलल पाथ होते हैं, पैरेलल पाथ में अलग अलग करंट होती है क्योंकि पैरेलल पाथ में वोल्टेज सेम रहता है, सेम मतलब लो वोल्टेज। तो इस वजह से आप कह सकते हैं लैप बाइंडिंग हाई करंट और लो वोल्टेज डिवाइस में यूज की जाएगी। लैप बाइंडिंग को हम यूज करते हैं इक्वलाइजर रिंग में। वेव बाइंडिंग है हाई वोल्टेज एंड लो करंट के लिए यूज की जाती है। और वाई दिस जो इक्वलाइजिंग रिंग हम यूज करते हैं लैप बाइंडिंग में, लैप बाइंडिंग यूज इक्वलाइजिंग रिंग है। और वाई दिस रिंग डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल, और इसके द्वारा रिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल होगा किसके अंदर? लैप बाइंडिंग के अंदर, क्योंकि पैरेलल पाथ होते हैं। वेव बाइंडिंग का तो क्या होता है, यानी कि लैप बाइंडिंग के अंदर हम इक्वलाइजिंग यूज करते हैं। इक्वलाइजिंग रिंग के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट होती है करंट पैरेलल पाथ में इक्वल। इफ़ वी डू नॉट यूज लैप बाइंडिंग तो क्या होगा? बिटवीन पैरेलल पाथ सर्कुलेटिंग करंट विल फ्लो। अगर हम लैप बाइंडिंग यूज नहीं करेंगे इक्वलाइजिंग रिंग के अंदर तो पैरेलल पाथ के बीच में सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होने लग जाएगी, जिसकी वजह से लॉसेज बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट हम देखें, द इंटरपोल इन डीसी मशीन हैव क्या है, किस तरीके की शेप रखते हैं वो? ये टेम्परिंग शेप रखते हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस दी सैचुरेशन इन इंटरपोल। यानी इंटरपोल में सैचुरेशन को रिड्यूस रखने के लिए डीसी मशीन में जो इंटरपोल है उसकी जो शेप है वो टेम्परिंग शेप है।
नेक्स्ट है इन एनी डीसी मशीन मैक्सिमम पावर कंडीशन नॉट रियलाइज, किसी भी डीसी मशीन में मैक्सिमम पावर कंडीशन को हम रियलाइज नहीं कर सकते। क्यों रियलाइज नहीं कर सकते हैं? बिकॉज एट मैक्सिमम पावर कंडीशन आर्मेचर करंट वैल्यू इज 20 to 30 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट वैल्यू, क्योंकि मैक्सिमम पावर की कंडीशन में आर्मेचर करंट की वैल्यू जो होती है डीसी मशीन के अंदर वो 20 से 30% ग्रेटर देन होती है फुल लोड करंट वैल्यू से। इस वजह से किसी भी डीसी मशीन में हम मैक्सिमम पावर की कंडीशन को हम रियलाइज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम नॉट अफेक्ट बाई लॉसेज, यानी लॉसेज के द्वारा सिस्टम की स्टेबिलिटी अफेक्टेड नहीं होती है। दिस इज अफेक्टेड बाई लोड फ्लक्चुएशन, जो लोड फ्लक्चुएट करता है उसकी वजह से सिस्टम की स्टेबिलिटी अफेक्ट होती है, लॉसेज की वजह से कभी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी अफेक्ट नहीं होती है। दी वेव फॉर्म ऑफ आर्मेचर एमएमएफ इन डीसी मशीन ट्रायंगुलर, यानी डीसी मशीन में आर्मेचर एमएमएफ का जो वेव फॉर्म है वो ट्रायंगुलर होता है और फील्ड एमएमएफ का जो वेव शेप है वो रेक्टेंगुलर होता है डीसी मशीन में। नेक्स्ट हम देखें आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट इज मोर इन फील्ड वीकनिंग मेथड, तो आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट है वो फील्ड वीकनिंग मेथड में ज़्यादा होता है। आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट फील्ड वीकनिंग मेथड में ज़्यादा होता है। एंड डीसी मोटर स्पीड इज कंट्रोल बाई फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड, और डीसी मोटर की जो स्पीड है वो कंट्रोल की जाती है फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड से, और आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट है फील्ड वीकनिंग मेथड में ज़्यादा होता है। इस वजह से हम क्या कर सकते हैं हेयर मोटर रन एट हायर स्पीड, क्योंकि फील्ड फ्लक्स कंट्रोल स्पीड हम यूज करते हैं जहाँ पर मोटर ज़्यादा स्पीड पर रन करती है। एट दिस टाइम द आर्मेचर रिएक्टिव कंट्रोल मेथड यानी आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड द मोटर रन बिलो द प्री फिक्स्ड वैल्यू, यानी अगर हम आर्मेचर रिएक्टेंस कंट्रोल मेथड यूज करते हैं तो मोटर है वो प्री फिक्स्ड वैल्यू से कम स्पीड पर रन करेगी। लेकिन अगर हम फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड डीसी मोटर में यूज कर रहे हैं तो मोटर है वो हायर स्पीड पर रन करती है। नेक्स्ट हम देखें द एडिंग एम्पियर टर्न ऑफ द सीरीज फील्ड ऑटोमेटिकली इंक्रीज विथ लोड, अगर हम एडिंग एम्पियर टर्न अगर टर्न हम ऐड कर रहे हैं इन दी सीरीज फील्ड, अगर सीरीज फील्ड में हम टर्न ऐड कर रहे हैं इसका मतलब ऑटोमेटिकली हम लोड को इंक्रीज कर रहे हैं, यानी लोड के इंक्रीज के साथ में ऑटोमेटिकली एम्पियर टर्न है वो सीरीज फील्ड में ऐड हो जाते हैं। बिकॉज लोड करंट फ्लो थ्रू दी सीरीज फील्ड, क्योंकि लोड करंट है वो सीरीज फील्ड से फ्लो होती है और लोड का जैसे इंक्रीज करेंगे तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी, करंट की वैल्यू बढ़ेगी, इसका मतलब एम्पियर टर्न है सीरीज फील्ड में ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं जैसे ही लोड इंक्रीज होता है। नेक्स्ट हम देखें फोर शंट जनरेटर जनरेटेड ईएमएफ एंड स्पीड का जो रिलेशन होता है शंट जनरेटर के लिए वो यही होता है E2 डिवाइड बाई E1 इक्वल टू N2 डिवाइड बाई N1। अगर इनमें से कोई 3 टर्म हमें दे देगा, एक टर्म पूछेगा तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी शंट जनरेटर के अंदर जनरेटेड ईएमएफ है और स्पीड का ये रिलेशन है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्पीड है मोटर की वो होती है 120 F/P, जिससे हम स्पीड निकालते हैं मोटर की। नेक्स्ट हम देखें आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट क्यूज फ्लक्स टू रिड्यूज विथ द डिक्रीजिंग टॉर्क, तो आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट की वजह से क्या होगा फ्लक्स रिड्यूज होगा और फ्लक्स रिड्यूज की होने की वजह से टॉर्क भी रिड्यूज होगा, क्योंकि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्लक्स इनटू आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट रिड्यूज होगा तो टॉर्क रिड्यूज होगा, फ्लक्स रिड्यूज होगा तो टॉर्क रिड्यूज होगा, और आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट की वजह से फ्लक्स रिड्यूज होता है, उसकी वजह से टॉर्क भी रिड्यूज होती है। आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट ऑन मैन मैग्नेटिक फील्ड, आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट है मैन मैग्नेटिक फील्ड पर पड़ता है। मैन मैग्नेटिक फ्लक्स पर आर्मेचर मैग्नेटिक फ्लक्स का जो इफेक्ट पड़ता है उसे हम आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं मैन मैग्नेटिक फ्लक्स पर जो आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट पड़ता है उसे हम आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हम देखें आर्मेचर ऑफ डीसी मशीन इज मेड ऑफ सिलिकॉन स्टील, आर्मेचर है डीसी मशीन के अंदर सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है, क्योंकि सिलिकॉन स्टील स्टेसिस लॉसेज हैं वो रिड्यूज हो जाते हैं, सिलिकॉन स्टील का यूज करने की वजह से स्टेसिस लॉसेज रिड्यूज हो जाते हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो
आर्मेचर है डीसी मशीन का वो सिलिकॉन का बनाया जाता है। नेक्स्ट हम देखें, डीसी जनरेटर आर डिजाइंड टू डेवलप आर्मेचर वोल्टेज not exceeding 650 volt because of the lamination of commutator work for current conversion। यानी डीसी जनरेटर के अंदर हम आर्मेचर वोल्टेज है वो 650 वोल्ट से ज़्यादा डेवलप नहीं करना चाहिए डीसी जनरेटर के अंदर। तो डीसी जनरेटर है वो डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि आर्मेचर वोल्टेज की वैल्यू 650 वोल्ट से ज़्यादा डेवलप ना हो, क्योंकि वहाँ पर क्या होती है, कॉम्यूटेटर की कुछ लिमिटेशन होती है, कॉम्यूटेटर की करंट कन्वर्जन की कुछ लिमिटेशन होती है। उसी को ध्यान में रख करके हमें डीसी जनरेटर के अंदर आर्मेचर वोल्टेज है वो 650 वोल्ट से ज़्यादा डेवलप नहीं करना चाहिए। बाकी कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।